हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज सिमी सिंह। आज हम पढ़ेंगे सेकंड लास्ट टॉपिक्स फ्रॉम दी चैप्टर नंबर 8 द सेल यूनिट ऑफ लाइफ, जो हमने स्टार्ट किया था उसके। इसमें कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनको हम एक वीडियो में कवर कर लेंगे, जैसे कि राइबोसोम्स क्या होते हैं, साइटोस्केलेटन, सीलिया एंड फ्लैजेला, उसके बाद सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल्स। ये एक वीडियो में कवर हो जाएंगे बिकॉज छोटे छोटे से ही टॉपिक हैं। एंड देन उसके बाद एक बड़ा टॉपिक बचता है, लास्ट टॉपिक, दैट इज़ न्यूक्लियस। और उसके साथ साथ ये इतना बड़ा चैप्टर और इतना ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है वो हो जाएगा हमारा कंप्लीट। मीन्स अपकमिंग 2 लेक्चर्स में ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि अभी तक की जितनी भी सीरीज़ गई हैं, जितने भी वीडियोस गए हैं अबाउट दिस चैप्टर, वो अच्छे से समझ में आए होंगे। टॉपिक्स जो हैं, मैंने अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियो बनाया है, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े वीडियोस नहीं बनाए हैं जिससे कि बहुत ज़्यादा पढ़ने में लेंथी ना लगे, इसलिए छोटे छोटे वीडियोस जो हैं वो बनाए हैं। आई होप कि वो बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, हेल्पफुल रहे होंगे फॉर अपकमिंग नीट एग्ज़ाम दैट इज़ इन 2023 मई। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं इसमें राइबोसोम, उसके बाद साइटोस्केलेटन, सीलिया एंड फ्लैजेला, एंड देन सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल। ये होते क्या हैं एक्चुअल में, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि शुरू से जब हम पढ़ रहे हैं तो राइबोसोम्स के बारे में थोड़ा बहुत तो डिस्कशन चलता ही आ रहा है। लेकिन जब हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ा था तो उसमें हमने स्पेशली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसको पढ़ा था। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, इन्हीं के बेसिस पर, राइबोसोम की प्रेजेंस और एब्सेंस की बेसिस पर हमने 2 टाइप का देखा था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो ये वही राइबोसोम है। इसका जो स्ट्रक्चरल बेसिस कैसा है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, इसमें जो 2 सब यूनिट पाई जाती हैं, लार्ज यूनिट, स्मॉल यूनिट, उसका कैसा स्ट्रक्चर है वो चीज़ हम देखेंगे। सबसे पहले बात बता दूं कि जो राइबोसोम्स हैं उनको फर्स्ट टाइम किसने ऑब्जर्व किया था? जॉर्ज पैलेडे नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1953 में राइबोसोम्स जो हैं उनको पहली बार ऑब्जर्व किया और उन्होंने बताया कि ये ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं। ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर कहने का मतलब ये हो गया कि जो हमने इस तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर देखा था तो उस पर कुछ डॉट डॉट से प्रेजेंट थे, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट थे। ठीक है, और इन्हीं की वजह से, इन्हीं की प्रेजेंस की वजह से उसकी जो अपीयरेंस थी वो हमें रफ दिखाई दे रही थी, जिसके बेसिस पे हमने उसको बोला था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जॉर्ज पैलेडे नाम के साइंटिस्ट जिन्होंने 1953 में राइबोसोम्स को फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था एज अ ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर और जिसको नाम दिया राइबोसोम। ठीक है, उसके बाद ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये 2 चीज़ों से मिलकर बने हुए होते हैं। एक तो होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड जिसको हम RNA के नाम से जानते हैं, एंड सेकंड कंपोनेंट दैट इज प्रोटीन। ये क्या होते हैं? प्रोटीन एंड RNA के बने हुए होते हैं। कौन? राइबोसोम्स, जिसको इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड जिसको हम RNA बोलते हैं शॉर्ट में, एंड प्रोटीन के, इन 2 कंपोनेंट्स के बने हुए होते हैं राइबोसोम्स। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स की अगर बात की जाए तो यूकैरियोटिक जो राइबोसोम्स होता है उसका टाइप होता है 80S टाइप के होते हैं, जबकि प्रोकैरियोट्स में ये जो है 70S टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। लेकिन जब हमने प्रीवियस वीडियो में, मीन्स कल के वीडियो में, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट को डिस्कस किया था तो इनके पास खुद का DNA होता है, खुद के राइबोसोम्स होते हैं, और उस राइबोसोम का क्या टाइप था? वो 70S टाइप का राइबोसोम होता है। ये हो गई राइबोसोम की बात। द यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 80S while the prokaryotic ribosomes are 70S, और माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के राइबोसोम्स 70S टाइप के होते हैं। ईच राइबोसोम हैज़ 2 सब यूनिट्स। एक जो मॉलिक्यूल है, ये जो डॉट्स था जो हमें मॉलिक्यूल दिखता है राइबोसोम का,
इसके दो सब यूनिट होते हैं। एक यूनिट जो है वो बड़ी होती है जिसको हम लार्ज सब यूनिट बोलते हैं, और एक छोटा सब यूनिट होता है जिसको हम स्मॉल सब यूनिट बोलते हैं। सो ईच राइबोसोम हैज़ टू सब यूनिट, लार्जर एंड स्मॉल सब यूनिट। अभी आगे की स्लाइड में हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, स्मॉल सब यूनिट एंड लार्ज सब यूनिट का। ठीक है, ये हो गया राइबोसोम। अब ये बोल रहे हैं कि जो यूकैरियोटिक राइबोसोम है जो कि होता है ATS टाइप का, ये जब इसको हम डिवाइड करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसमें एक लार्ज सब यूनिट होगी जो कि होती है 60S। ठीक है, ये हो गई हमारा लार्ज सब यूनिट। और उसके बाद एक स्मॉल सब यूनिट होती है जिसको हम जानते हैं 40S के नाम से। ये इस तरीके से होता है। ठीक है, और अगर यदि प्रोकैरियोट्स की बात की जाए जिनमें 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, तो इसमें जो लार्ज सब यूनिट होती है वो क्या होती है, ये होती है 50S, एंड स्मॉल सब यूनिट जो होती है वो होती है 30S। ये हो गई लार्ज सब यूनिट एंड ये वाली हो गई स्मॉल सब यूनिट। सो इस तरीके से इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्लासिफिकेशन मीन्स डिवाइड करते हैं तब, तो इस तरीके से इनकी फॉर्म जो होती हैं वो डिफर करती हैं। सो दी टू सब यूनिट्स ऑफ 80S राइबोसोम, यूकैरियोटिक राइबोसोम की बात हो रही है तो उसमें लार्ज सब यूनिट 60S होती है, स्मॉल सब यूनिट 40S होती है। वाइल दैट ऑफ 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की अगर बात की जाए तो उसमें लार्ज सब यूनिट 50S होती है एंड स्मॉल सब यूनिट 30S होती है। ठीक है, ये हो गया। अब मन में थोड़ा सा एक क्वेश्चन सा राइज होता है, क्वेरी सी आती है कि ये जो S है ये क्या होता है, ये होती है, ये क्या करता है, स्टैंड करता है फॉर सेडवर्ज यूनिट, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट के लिए, जिसको हम, ये जो सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट है इनडायरेक्टली इसको हम बोलते हैं कि ये एक मेजरमेंट होता है डेंसिटी एंड साइज का। फॉर एग्जाम्पल जब कोई सैंपल है उसको प्रोसेस किया जाता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूज के नाम से। सो उसमें जब इसको प्रोसेस किया जाता है किसी भी सैंपल को, स्पेशली राइबोसोम की अगर स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ पर ये सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट काम कर रहा होता है, और जो मेजरमेंट होता है उसको हम डेंसिटी एंड साइज जो है इनडायरेक्टली बोलते हैं कि ये इसका डेंसिटी एंड साइज का मेजरमेंट है। लेकिन अगर यदि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन बन के आता है अबाउट दिस एस, तो ये जो एस है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, सेडवर्ग यूनिट को। ठीक है, ये हो गया राइबोसोम। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि राइबोसोम जो है वो इस तरीके का एक पूरा होल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जिसमें ये वाली जो यूनिट है ये स्मॉल सब यूनिट है, ये वाली लार्ज सब यूनिट है। एक स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके का दिखाई देता है। अगर यदि इसको दो सब यूनिट्स में ब्रेक किया जाए तो एक लार्ज सब यूनिट इस टाइप की दिखाई देती है एंड स्मॉल सब यूनिट जो है वो इस टाइप की शो होती है। सो ये था इतना सा अबाउट राइबोसोम। आई होप कि राइबोसोम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आता है साइटोस्केलेटन। अब साइटोस्केलेटन क्या है, साइटो से हमें समझ में आ रहा है भाई सेल। ठीक है, सेल के बारे में कोई बात की जा रही है। स्केलेटन मीन्स एक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि अगर ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी की बात की जाए तो उसमें बोन्स का स्केलेटन पाया जाता है। उस बोन्स का जो स्केलेटन है उसके चारों तरफ डिफरेंट टाइप के टिश्यू, मसल्स मीन्स हमारा स्किन, ये सब प्रेजेंट होता है और एक होल बॉडी जो है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। उसी तरीके से एक जो सेल होती है उसका जितना भी पार्ट होता है, उसके जितने भी सारे के सारे ये जो सेल ऑर्गेनेलीज हो गए, उसमें जो साइटोप्लाज्म है वो हो गया, तो ये सब का सब जो है किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड रहता है, किस चीज़ की हेल्प से, तो इसमें भी एक स्केलेटन लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि बहुत ही फाइन थ्रेड लाइक, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि डिफरेंट चीज़ों के बने हुए होते हैं, डिफरेंट प्रोटीन्स के, जैसे कि माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये तीन चीज़ें होती हैं जिससे मिलकर साइटोस्केलेटन बना हुआ होता है। मीन्स कुछ इस तरीके से साइटोप्लाज्म सेल ऑर्गेनेलीज जो हैं इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि बहुत ही ईजीली ऑब्जर्वेबल नहीं होता है, लेकिन एक एज्यूम कर सकते हैं हम कि ये जो
बहुत ही ज़्यादा फाइन थ्रेड लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं वो सेल का जितना भी कंपोनेंट होता है, सेल ऑर्गेनेलीज हो गए, सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो हो गए, उन सबको होल्ड करके रखने का काम करता है साइटोस्केलेटन। सो साइटोस्केलेटन क्या होता है? एन इलॉबरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेसियस। यहाँ पर प्रोटीनेसियस की स्पेलिंग गड़बड़ हो गई है। सो प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है कि जो साइटोस्केलेटन है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट, इन 3 चीज़ों का मिलकर बना हुआ होता है। साइटोस्केलेटन के बारे में और कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये 3 चीज़ों का मिलकर बना होता है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है, माइक्रोफिलामेंट्स। बिकॉज अगर क्वेश्चन आता है भाई साइटोस्केलेटन से रिलेटेड तो इसी के बेसिस पर पूछा जाएगा, और कुछ वो उनसे पूछ नहीं पाएंगे क्योंकि कुछ होता ही नहीं है। एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ठीक है, इन 3 चीज़ों का मिलकर बना होता है ये साइटोस्केलेटन। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सीलिया एंड फ्लैजेला। सो जब हमने प्रोकैरियोटिक सेल स्टार्ट किया था तो वहाँ पर हमने बैक्टीरियल सेल जो है उसकी आउटर सरफेस, उसकी जो मेम्ब्रेन है उस पर कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स जो है वो देखे थे। हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और एक लॉन्ग सा स्ट्रक्चर देखा था जिसको हम बोलते हैं फ्लैजेला, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया की सेल है उसके अलावा, ठीक, सीलिया एंड फ्लैजेला जो हैं सेल मेम्ब्रेन पर ही पाए जाते हैं। ये हो गया सीलिया, ठीक है। जो यूकैरियोटिक सेल होती है, ठीक है, उसकी भी सरफेस पर बहुत ही फाइन ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारी बॉडी है, ठीक है, तो जो हमारे हैंड्स हैं या फिर लेग्स हैं तो उस पर भी हम देखते हैं कि बहुत ही फाइन हेयर ग्रोथ प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो कि ऑस्मो रेगुलेशन का काम करती है, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन करती है एंड गर्मियों के टाइम में स्वेटिंग के थ्रू जो बॉडी टॉक्सिन्स है उनको भी रिलीज करने का काम करती है। तो वैसे ही जो एक सेल होती है उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है, उसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वहाँ पर भी कुछ इसी तरीके के हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसको हम सीलिया एंड फ्लैजेला बोलते हैं। सो हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ दी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर में ये प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें जो सीलिया होता है ये क्या होता है? ये स्मॉल होता है, स्मॉल साइज का होता है, ठीक है, और फ्लैजेला जो है वो होता है लार्ज साइज में। अब सीलिया जो है ये किस तरीके से, स्मॉल स्ट्रक्चर है, ये कैसे काम करता है? ओर्स की तरह। ओर्स कहने का मतलब ये हो गया कि जिन स्टूडेंट्स ने बोटिंग की है या फिर बोटिंग करते हुए किसी को भी देखा है, तो जो इंसान बोट को चला रहा होता है उसके दोनों हाथों में लकड़ी का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, लकड़ी का एक चीज़ होती है जिसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है कि उसका एक पार्ट जो है वो चौड़ा सा होता है एंड देन इस तरीके से स्टिक होती है, जिसकी हेल्प से वो उस नाव को चला रहा होता है। सो इसी को बोलते हैं ओर्स, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो जो सीलिया है वो ओर्स की तरह काम करते हैं, जो कि क्या कराता है, या तो जो सेल है उसके मूवमेंट को कराएगा या फिर सेल के जो सराउंडिंग फ्लूइड है उसको मूव कराने का काम कर रहा है। जैसे कि नाव चलाने वाला आदमी जब इस दोनों हाथों से उससे चला रहा होता है तो नाव भी चल रही होती है और नाव के सराउंडिंग जो वाटर है वो भी मूव कर रहा होता है, जिसकी वजह से नाव आगे की तरफ बढ़ रही होती है, ठीक है। उसी तरीके से सीलिया का काम है, ठीक है, ओर्स की तरह काम करता है, जिसकी वजह से या तो सेल मूव कर रही है या फिर सेल के जो सराउंडिंग फ्लूइड है वो मूव कर रहा है, ठीक है। अब फ्लैजेला जो है वो क्या होता है, लार्जर स्ट्रक्चर होता है, मीन सीलिया से बड़ा स्ट्रक्चर होता है और सेल मूवमेंट में हेल्प करता है। अब ये जो सीलिया और फ्लैजेला हैं ये दोनों भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं, ठीक है, इनमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। सो सीलिया एंड फ्लैजेला दे आर कवर्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है।
अब यदि इनके अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात की जाए, सीलिया और फ्लैजेला के अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात की जाए, तो इसका जो कोर पार्ट है, कोर मीन्स सेंटर वाला जो पार्ट है, ठीक है, जिसको हम एक्सोनिम बोलते हैं, एक्सोनिम बोलते हैं, possesses a number of microtubules running parallel to the long axis। अब सीलिया और फ्लैजेला का बीच का पार्ट, सेंटर वाला पार्ट जो है, जिसको एक्सोनिम बोल रहे हैं, यहाँ पर हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, सीलिया और फ्लैजेला का अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, ठीक है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर बोल दिया। अब इसमें क्या है कि इसका जो सेंटर वाला पार्ट है जिसको बोलते हैं एक्सोनिम, ठीक है, एक्सोनिम बोलते हैं, जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना हुआ होता है, ठीक है। ये जो सेंट्रल पार्ट है पूरा का पूरा, ये क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना है, जिसको हम एक्सोनिम बोलते हैं, ठीक है। अब इस एक्सोनिम में, इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में किस तरीके का अरेंजमेंट देखा जाता है, तो ये होता है, एंड जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये जो सेंटर वाला पार्ट है, स्पेशली ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, सेंटर वाला कोर पार्ट जो है जिसको एक्सोनिम बोल रहे हैं, ये जो इसमें ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो पैरेलली मीन्स सेम डायरेक्शन पर, ठीक है, एक दूसरे से एक बिल्कुल एग्जैक्ट सेम डायरेक्शन पर एक लॉन्ग एक्सिस पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये हो गई बात एक्सोनिम के सेंटर पार्ट की। उसके बाद क्या आता है कि जो एक्सोनिम है, ठीक है, उसमें 9 डबलेट्स पाए जाते हैं, जैसे कि हम काउंट कर सकते हैं 1 डबलेट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये जो एक्सोनिम है इसमें क्या है, 9 डबलेट्स पाए जाते हैं, जो कि रेडियली मीन्स, रेडियली कहने का मतलब ये हो गया कि जो सेंटर वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, इससे थोड़ी सी दूरी पर आउटर साइड की तरफ, पेरीफेरी की तरफ प्रेजेंट होते हैं, अरेंज्ड होते हैं, रेडियली अरेंज्ड होते हैं पेरीफेरल आउटर रीजन पर, ठीक है। और एक पेयर जो है वो सेंटर में पाया जाता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो सीलिया और फ्लैजेला का एक्सोनिम है उसमें क्या है कि 9 डबलेट्स जो हैं वो तो रेडियली अरेंज्ड होते हैं, कहाँ पर, पेरीफेरी पर, ठीक है, और एक पेयर जो है वो कहाँ पर है, सेंटर में प्रेजेंट होता है, किसका भाई, माइक्रोट्यूब्यूल्स का, ठीक, ये हो गया सेंटर में पाया जाता है। अब ये जो अरेंजमेंट है माइक्रोट्यूब्यूल्स का, सेंटर का और पेरीफेरी आउटर रीजन का मिला के, ये क्या हो जाता है, 9 तो पेरीफेरी पे आउटर रीजन पर प्रेजेंट है एंड 2 सेंटर में प्रेजेंट है। और ये जो अरेंजमेंट है, ये जो इस तरीके का अरेंजमेंट है माइक्रोट्यूब्यूल्स का, इसको हम 9+2 एरे के नाम से जानते हैं। सो क्वेश्चन जो पूछा जाता है एग्जाम्स में वो किस तरीके से पूछा जाता है कि 9+2 जो अरेंजमेंट है, जो एरे है, वो किस में पाया जाता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का, वो होता है सीलिया एंड फ्लैजेला के स्ट्रक्चर में, जिसका हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर जब स्टडी करते हैं। अब ये जो बात कही है कि ये जो सेंट्रल ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है, सेंट्रल जो माइक्रोट्यूब्यूल्स या फिर सेंट्रल ट्यूब्यूल्स हैं, ये क्या होता है, कनेक्टेड होते हैं एक ब्रिज से, ठीक है, एक ब्रिज के थ्रू, ये जो है ये एक ब्रिज का काम कर रहा है। सो ये क्या है, सेंट्रल जो ट्यूब्यूल्स हैं वो ब्रिज से कनेक्टेड हैं, और एक सेंट्रल शीथ, ये जो रेड कलर का हमें दिख रहा है, ये एक सेंट्रल शीथ के नाम से जाना जाता है, लेयरिंग होती है, कवरिंग होती है, जिससे ये कवर्ड होते हैं, ठीक है, जो कि ट्यूब्यूल के स्पोक्स से कनेक्टेड होता है। अब ये जो सेंट्रल शीथ है वो किससे कनेक्टेड है, जो 9 डबलेट्स प्रेजेंट हैं पेरीफेरी पे, उसमें ये जो स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं, स्पोक मीन्स कि जब हम किसी कार्ट व्हील की बात कर रहे हैं या फिर फॉर एग्जांपल साइकिल का पहिया है, साइकिल का पहिया जो है उसमें इस तरीके की आयरन की रॉड्स जो हैं वो लगी होती हैं, सो उसी को बोला जाता है स्पोक्स। तो ये जो शीथ है, ये जो सेंट्रल शीथ है वो कनेक्टेड होती है
किससे, जो पेरीफेरी पर माइक्रोट्यूब्यूल्स जो डबलेट्स प्रेजेंट हैं उसके एक स्पोक से। ठीक है, ये हो गई बात एक्सोनीम, उसके अरेंजमेंट की एंड देन स्ट्रक्चर की। ठीक है, अब हम जाते हैं प्रीवियस स्लाइड पर जहाँ पर हमने अपना डिटेल में डिस्कशन छोड़ा था, जिससे कि 1 बाय 1 पॉइंट हम पढ़ेंगे और समझते चलेंगे। ठीक है, देयर कोर कॉल्ड एक्सोनीम, ये हमने समझ लिया, जिसमें नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स रनिंग पैरेलल टू दी लॉन्ग एक्सिस। एक्सोनीम यूजुअली हैज़ 9 डबलेट्स, हमने 9 डबलेट्स देखे थे पेरीफेरी आउटर रीजन पर, जो कि रेडिली अरेंज्ड थे पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, एंड अ पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल, और सेंटर वाला जो रीजन था वहाँ पर एक पेयर पाया जा रहा था माइक्रोट्यूब्यूल्स का। ठीक है, ये हुई बात। उसके बाद क्या है कि अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब जो माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट है, एक्सोनिमल रीजन है या एक्सोनिम जो है, उसमें क्या था, 9 पेरीफेरी आउटर रीजन पे थे, एक सेंट्रल में था जिसको हम बोल रहे थे 9+2 एरे। सेंट्रल ट्यूब्यूल आर कनेक्टेड बाय ब्रिज, हमने देखा था कि जो 2 सेंट्रल ट्यूब्यूल था, एक पेयर था, ये कनेक्टेड होता है एक सेंट्रल ब्रिज से, एंड ये क्या होता है, कवर्ड था इस तरीके से एक सेंट्रल शीथ थे। ठीक है, और उसके बाद जो कि अगेन कनेक्टेड था ट्यूब्यूल्स ऑफ स्पोक, जो पेरीफेरी पर 9 डबलेट्स प्रेजेंट थे, तो इसका जो एक स्पोक्स होता है उससे कनेक्टेड था सेंट्रल शीथ। दी पेरीफेरल डबलेट्स आर ऑल्सो इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर्स। अब जो पेरीफेरी के ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो पेरीफेरी के ट्यूब्यूल्स हैं, ये वाला जो रीजन है, वो भी लिंकर्स के थ्रू, ये जो दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर जिसको हम बोल रहे हैं लिंकर्स, इसके थ्रू कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। यही बात बोली गई है कि दी पेरीफेरल डबलेट्स आर ऑल्सो interconnected by linkers. Both the cilium and flagellum emerge from centriole like structure called basal body. अब दोनों के दोनों स्ट्रक्चर, सीलियम हो या फ्लैजिलम हो, जो कि इमर्ज होते हैं एक सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर से, जिसको हम बोलते हैं बेसल बॉडी। सो ये था पूरा का पूरा सीलिया एंड फ्लैजिला के बारे में। आई होप कि सीलिया एंड फ्लैजिला का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर यदि कोई फिर भी डाउट, क्वेरी, कुछ भी कंफ्यूजन रहता है तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अभी हम इस पर्टिकुलर लेक्चर का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, जिसको हम जानते हैं सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल के नाम से। सो सेंट्रोसोम या फिर सेंट्रियोल एक्चुअल में क्या होता है कि जब सेल डिवीज़न पढ़ा जाएगा तो वहाँ पर हम सेल डिवीज़न में एक फेज़ देखेंगे जिसको हम बोलते हैं एनाफेज। एनाफेज के नाम से जानते हैं। उसमें एक इस तरीके का राउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है दोनों पोल्स पर, इस पोल पर एक, इस पोल पर एक। ठीक है, ये जो राउंड स्ट्रक्चर होता है इसी को बोलते हैं सेंट्रोसोम। और ये जो सेंट्रोसोम होता है उसमें परपेंडिकुलरली 2 सेंट्रियोल जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से। परपेंडिकुलरली कहने का मतलब ये हो गया कि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होते, कट कर रहे होते हैं 90 डिग्री पर। अगर मैं यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को ऐसे ड्रॉ करूँ तो ये एक सेंट्रियोल है, ठीक है, और दूसरा सेंट्रियोल जो है वो इस तरीके से प्रेजेंट होता है। सो ये जो 2 ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर हैं इसको हम जानते हैं सेंट्रियोल के नाम से, और ये जो राउंड शेप का स्ट्रक्चर है इसको हम जानते हैं सेंट्रोसोम के नाम से। सेल डिवीज़न का जो प्रोसेस है उसमें भी जो एनाफेज होती है वहाँ पर ये शो होता है, विजिबल होता है उस फेज में। जब सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न पढ़ा जाएगा तो वहाँ पर भी ऐसा स्ट्रक्चर जो है उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, तो अभी हम समझते हैं कि जो सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल जो है वो एक्चुअली में होता क्या है। सो सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनली, ठीक है, सेंट्रोसोम जो है उसने बताया कि ये एक ऑर्गेनली होता है, यूजुअली कंटेनिंग 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स। इसमें 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से, जिसको हम जानते हैं सेंट्रियोल्स के नाम से। सो ये 2 जो हैं ये क्या है, सेंट्रियोल, एंड ये दिस वन इज सेंट्रोसोम।
सेंट्रोजोम, ठीक है। बोथ दी सेंट्रियोल्स, अब इनकी बात की जा रही है, बोथ दी सेंट्रियोल्स इन अ सेंट्रोजोम lie perpendicular to each other in which each has an organization like the cart wheel। अब ये जो दोनों सेंट्रियोल प्रेजेंट हैं सेंट्रोजोम में, जो कि परपेंडिकुलर प्रेजेंट है। परपेंडिकुलर कहने का मतलब ये हो गया कि 90 डिग्री की एंगल पे एक दूसरे को ये कट कर रहे होते हैं, इस तरीके से प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल सिंपल सी लैंग्वेज में हम समझ लेते हैं, परपेंडिकुलर मीन्स इस तरीके से प्रेजेंट है, सो 90 डिग्री का एंगल ये फॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। और इनकी जो प्रेजेंस है, इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक कार्ट व्हील की तरह दिखता है, एक चक्र, एक पहिए की तरह दिखाई देता है। दे आर मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फाइब्रिल्स ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, ठीक है। ये कह रहे हैं कि ये जो सेंट्रियोल हैं, ठीक है, ये क्या होता है 9 इवनली स्पेस्ड, 9 ये जो है इवनली स्पेस्ड, ठीक, इक्वल डिस्टेंस पे, इक्वल डिस्टेंस के स्पेस से ये क्या है प्रेजेंट होते हैं। पेरिफेरल फाइब्रिल्स, फाइब्रिल्स मीन्स कहने का मतलब हो गया फिलामेंट्स ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। प्रोटीन का नाम याद रखना है, कौन सी प्रोटीन है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। सो ये सेंट्रियोल जो है वो 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फाइब्रिल्स ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद ये जो 9 जो ट्यूब्यूलिन्स हैं, फाइब्रिल्स हैं, वो क्या होते हैं, वो ट्रिपलेट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि 1 2 3 इस तरीके से। ये एक जो है हमारा हो गया एक फाइब्रिल, ठीक, इस तरीके से प्रेजेंट है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, फोर्थ वन, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7 एंड 8। एक कहाँ गायब हो गया, हाँ यहाँ पर 2 बार 4 लिख दिया है, तो ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8 एंड दिस वन इज 9, ठीक है। सो ईच ऑफ द पेरिफेरल फाइब्रिल, जो एक फाइब्रिल है वो 3 उसका बना हुआ होता है, ये ट्रिपलेट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जैसा कि यहाँ पर हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ द सेंट्रियोल, अब ये कह रहा है कि जो सेंट्रियोल का सेंटर वाला पार्ट होता है वो भी प्रोटीन का बना हुआ होता है, प्रोटीनेशियस नेचर होता है, जिसको हम बोलते हैं हब। सो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये प्रोटीन का बना है, जो कि सेंटर पार्ट है किसका, सेंट्रियोल का, जो कि प्रोटीन का बना हुआ होता है। और इसको किस नाम से जानते हैं, सेंट्रल हब के नाम से, ठीक है। विच इज कनेक्टेड विद ट्यूब्यूल्स ऑफ द पेरिफेरल ट्रिपलेट्स बाय रेडियली स्पोक्स मेड अप ऑफ प्रोटीन। अब ये जो हब है वो किससे कनेक्टेड होता है, जो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के ट्रिपलेट्स जो हैं इससे कनेक्टेड होता है, किसके थ्रू, एक स्पोक्स के थ्रू। जैसा कि मैंने अभी प्रीवियस वाले लेक्चर वाला जो टॉपिक है उसमें बताया कि जो स्पोक्स जो हैं वो क्या होते हैं, जैसे कि एक साइकिल का पहिया जो हम देखते हैं और उसमें जो फिलामेंट्स, जो आयरन रिंग्स लगी होती हैं उसको बोलते हैं स्पोक्स। सो ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है ये भी प्रोटीन का ही बना हुआ होता है। द सेंट्रियोल फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। अब ये जो सेंट्रियोल है ये सीलिया और फ्लैजेला की बेसल बॉडी बनाता है, उसके बाद स्पिंडल फाइबर्स जो है उनको भी बनाता है, जो कि स्पिंडल एपरेटस जो है उसको बनाने का काम करता है। और स्पिंडल एपरेटस जो है सेल डिवीज़न के टाइम में, एनिमल सेल्स में जो सेल डिवीज़न होता है उस टाइम पर देखा जाता है, जो कि हम सेल साइकिल, सेल डिवीज़न का जो टॉपिक कवर करेंगे वहाँ पर देखेंगे, ठीक है। ये था सेंट्रियोल एंड सेंट्रोजोम के बारे में। सो स्ट्रक्चर क्या था, सेंट्रोजोम जो है वो एक ऑर्गेनेल है, उसके अंदर 2 सेंट्रियोल्स प्रेजेंट हैं,
ठीक है। ये दोनों सेंट्रियोल जो हैं वो परपेंडिकुलरली एक दूसरे से प्रेजेंट है और एक कार्ड व्हील जैसा ऑर्गेनाइजेशन जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं। एक कार्ड व्हील मीन्स एक पहिए जैसा स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर दिख रहा है। दे आर मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फाइब्रिल्स ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। अब ये जो सेंट्रियोल है वो 9 इवनली स्पेस्ड फिलामेंट्स होते हैं ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के, उससे मिलकर बना होता है। उसमें भी एक जो सेंट्रियोल है वो ट्रिपलेट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब ये जो सेंट्रियोल है इसका सेंटर पार्ट प्रोटीन का बना हुआ होता है, जिसको हम हब के नाम से जानते हैं, सेंट्रल हब के नाम से, जो कि अगेन कनेक्टेड होता है ट्रिपलेट्स के साथ स्पोक्स की हेल्प से, जो कि अगेन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। ठीक है, उसके बाद सेंट्रियोल जो है वो क्या करता है, बेसल बॉडी बनाता है फ्लैजिला एंड सीलिया के। उसके बाद स्पिंडल फाइबर्स, स्पिंडल एपरेटस जो है उसका फॉर्मेशन करता है, जो कि सेल डिवीजन के टाइम में देखा जाता है एनिमल सेल्स में। ये था सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल के बारे में। सो इसी के साथ सेकंड लास्ट जो टॉपिक हैं फ्रॉम दिस चैप्टर वो हो जाते हैं हमारे कंप्लीट। इसके बाद बचता है सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक, जो कि है न्यूक्लियस। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप कि अभी तक जितना चैप्टर हमने, जितना क्या ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, वो बहुत हेल्पफुल रहा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर यदि किसी भी टॉपिक को फर्स्ट वीडियो से लेकर अभी तक में किसी भी जगह पर कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी क्वेरी रहती है, तो उसके लिए प्लीज़ कमेंट सेशन में कमेंट करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और कंटिन्यू बेसिस पर स्टडी जो है उसको बनाए रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।